A very good morning to all of you, bacho. So we are live in the Unacademy special class, and this is going to be an expert talk on entrepreneurship. Okay. तो इस सेशन के अंदर बेटा हम बात करेंगे entrepreneurship के बारे में. What is this all about? और जो बच्चे ये सपना रखते हैं that they have to start their own startup, they have to do their own business, they have to become entrepreneurs and take this country forward. तो उन लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है. काफी सारी चीजें आपको पता चलेंगी. मैं देखो बहुत ज्यादा चीजें लीगैलिटीज पे बात नहीं करूंगा कि हाउ यू कैन डू थिंग्स, लेकिन मैं बात करूंगा कि किस तरह से यू कैन टर्न योरसेल्फ इनटू एन एंटरप्रेन्योर. क्या आपके अंदर खूबियां होनी चाहिए, क्या ऐसी क्वालिटीज है जिनको अगर आप अपने अंदर कल्टीवेट करते हो तो यू कैन बी अ रियली रियली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. So it's more about your attitude, it's more about the qualities within you rather than how you can follow certain systems. जैसे यार देखो अगर आप एक कंपनी स्टार्ट करते हो, सपोज आपको कंपनी रजिस्टर करानी है, सपोज आपको डोमेन नेम रजिस्टर कराना है, सपोज आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे डायरेक्टिव्स फॉलो करने हैं, ये सारी चीजें कैसे करते हैं बहुत इजीली आपको इंटरनेट पे मिल सकता है, बहुत इजीली. ठीक है. या फिर आप इस चीज के लिए एक लॉयर हायर कर सकते हो जो कि आपके लिए सारे के सारे काम बहुत ही स्मूथ मैनर में कर देगा. तो इन चीजों पे बात करना विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. रेदर देन दैट हमें ये समझना है कि यार आप लोग जैसे अभी कॉलेज के अंदर हैं, तो व्हाट यू गाइस कैन डू टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द फ्यूचर. तो यार एक बार मुझे बता दो, सभी लोग इंटरेस्टेड हैं, सभी लोग एक्साइटेड हैं इस सेशन के बारे में. इस सेशन को हम लोग ज्यादा ड्रैग नहीं करेंगे, लेकिन जो भी चीजें होंगी दे आर गोइंग टू बी वेरी 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 इंफॉर्मेटिव. ओके. तो काफी इंफॉर्मेटिव सेशन आपके लिए होने वाला है. चलिए तो शुरू करते हैं यार. लेट मी फर्स्ट स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. मैं पहले आप लोगों को अपने बारे में बता देता हूं भाई कि मैंने क्या किया है, कहां से हूं मैं, कैसे है सारी चीजें, ताकि फिर आप लोगों का इंटरेस्ट और ज्यादा डेवलप हो जाएगा इस टॉक के अंदर. ठीक है. जस्ट अ मिनट. तो यार अगर देखो मैं अपने बारे में बात करूं तो मैंने 2009 के अंदर आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया था. ठीक है. 2009 में मेरा क्लास 12 पूरा हुआ था और उसी समय पे मैंने आईआईटी जेई का एंट्रेंस एग्जाम निकाला. फिर 2009 से लेकर के 2013 तक आई वॉज स्टडीइंग एट आईआईटी इंदौर. ठीक है. 4 साल मैं आईआईटी इंदौर में पढ़ाई कर रहा था. तो आई वॉज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. और हम लोग का जो है ना यार, हम लोग का फर्स्ट बैच था आईआईटी का. यानी कि जब मैंने 2009 में आईआईटी इंदौर के अंदर एंट्री लिया तो वी वर द फर्स्ट एवर स्टूडेंट्स इन दिस कॉलेज. तो हम लोगों से कोई सीनियर था ही नहीं, हम ही लोग अकेले स्टूडेंट्स ही थे, हम ही लोग सीनियर, हम ही लोग जूनियर थे. तो उस समय पता है आईआईटी इंदौर का इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम डेवलप नहीं था. मतलब कि वहां पे कुछ भी ऐसा प्रेजेंट नहीं था, जैसे हॉस्टल फैसिलिटीज, कॉलेज कैंपस, फैकल्टीज, सारी चीजें गायब थी. ऑल मतलब एक तरह से सारी चीजें इनिशियल स्टेजेस में थी. सारी चीजें हमें खुद ही बिल्डअप करना था. आप ये समझो अगर हॉस्टल में कोई फैसिलिटी चाहिए तो हमें मैनेजमेंट से फायदा है, अगर हमें कॉलेज कैंपस में कोई लैब सेटअप करानी है तो हमें मैनेजमेंट को प्रेशराइज करना है. तो इस कारण से ना हम लोगों का जो रवैया हो गया है, मतलब एक तरह से जो हमारा बिहेवियर हो गया, दैट वाज वी गॉटन वेरी वेरी यूज्ड टू स्टार्टिंग थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच. कि चीजों को जीरो लेवल से शुरू कैसे किया जाता है, कैसे चीजों की प्लानिंग की जाती है, कैसे उसके लिए नेसेसरी परमिशंस, क्लियरेंसेस निकालने पड़ते हैं, एंड देन यू गो एंड एग्जीक्यूट इट. तो वैसा हमारे साथ हो रहा था. अब यार देखो जब हम नए नए पहुंचे आईआईटी के अंदर, ऑब्वियसली पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिसिंग था, क्लासरूम्स नहीं बने हुए थे, हॉस्टल फैसिलिटीज गायब थी. इस चक्कर में हम लोगों को क्या लगा कि भाई इस कॉलेज से हमारी नौकरी लग जाए, बहुत बड़ी बात है. आप समझ रहे हो ना, जिस कॉलेज में बेसिक फैसिलिटी नहीं है वहां से नौकरी के लिए कौन ही इमेजिन कर सकता है. तो हमने क्या सोचा यार, सारी चीजें छोड़ो, फोकस करते हैं ना अपन गेट एग्जाम पे और अपने एकेडमिक्स पे. क्योंकि गेट एग्जाम से हमको मालूम था पीएसयू मिल सकती है,
और एकेडमिक्स अगर अच्छा रखेंगे, कल को मान लो एक भी कंपनी आती है, मान लो एक भी कंपनी अगर आती है, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि हम लोग उस कंपनी का एंट्रेंस क्रैक कर सकते हैं। अच्छे मार्क्स होंगे तो ज्यादातर चांस है कि वो कंपनी हमको सिलेक्ट कर लेगी। करेक्ट, वो कंपनी हमको सिलेक्ट कर लेगी। तो इसीलिए हम लोग एकेडमिक्स पे फोकस करने लग गए। बात क्लियर हुई भाई? अब ये देखो क्या हुआ कि 2013 में मैंने पहली बार गेट एग्जाम दिया। तो 2013 में मेरा गेट में रैंक आया 8। गेट में मेरा रैंक आया 8। और हमारे कैंपस में भी देखो कुछ कंपनीज ने विजिट किया। मेरा कॉलेज के टाइम पे सीजीपीए था 9.85 और ये हाईएस्ट था अक्रॉस ऑल ब्रांचेस। ठीक है, तो क्योंकि मेरा सीजीपीए हाईएस्ट था, इसी वजह से मुझे जो है ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया। अब मेरा कॉलेज में भी परफॉर्मेंस अच्छा था, तो जो कंपनीज कॉलेज के अंदर आई वहां पे भी मेरे को एक तरह से जॉब ऑफर हुआ। और मेरा गेट में रैंक आया, मैं यहां से भी जॉब ले सकता था, गवर्नमेंट जॉब। तो जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ ना यार, तो मेरे पास 3 जॉब ऑफर्स थे। पहला जॉब ऑफर क्या था मेरे पास? दैट वाज फ्रॉम सीएमसी। इट वाज अ सॉफ्टवेयर जॉब। मैं जानता हूं बेटा आप में से भी मैक्सिमम लोगों को सॉफ्टवेयर जॉब्स ऑफर होंगी। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर के अंदर वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती हैं। दूसरा मेरे पास जॉब ऑफर था क्वालकॉम से। ये एक सेमीकंडक्टर कंपनी है, आप लोगों ने शायद सुना होगा इसके बारे में, आई बिलीव सुना है भाई क्वालकॉम के बारे में। तीसरा मेरे पास आईओसीएल का था, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये मेरे पास गेट के थ्रू था। अब ये जो आईओसीएल का जॉब ऑफर था, ये गवर्नमेंट जॉब है ऑब्वियसली, इंडियन ऑयल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। और बाकी दोनों प्राइवेट जॉब है। अब मैंने क्या सोचा यार, देखो अपन सॉफ्टवेयर में तो नहीं जाएंगे। ऑब्वियसली मैं इलेक्ट्रिकल से था, मेरा सीजीपीए 9.85 था, गोल्ड मेडलिस्ट था। तो यार मैं सॉफ्टवेयर में स्विच क्यों करूं व्हेन आई एम रियली गुड एट इलेक्ट्रिकल। तो मैंने इस कंपनी को कर दिया ना। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे, एक प्राइवेट जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब। अब आप एक चीज सोचो बेटा, अगर आप मेरी जगह होते तो मोस्ट प्रोबेबली आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते। ज्यादातर बच्चे गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करते, क्योंकि यहाँ सैलरी भी अच्छी थी, 10-11 लाख की सैलरी थी। लेकिन ना मेरा माइंडसेट थोड़ा सा अलग था यार। मुझे लाइफ में ग्रोथ चाहिए था। अब गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, आदमी ग्रो तो करता है जब पे कमीशन आता है, जब प्रमोशन आता है। लेकिन ये जो प्रमोशन और पे कमीशन होते हैं ना, ये आपके हाथ में नहीं है। मतलब कि आप कितना भी हार्ड वर्क कर लें, आपकी ग्रोथ सिर्फ तभी होगी जब सरकार चाहेगी। आपकी ग्रोथ सिर्फ तभी होगी जब उस कंपनी के नियमों में, उस कंपनी के रूल्स में ये लिखा है भाई इतने साल बाद प्रमोशन देना है सबको, चाहे वो बंदा टॉप परफॉर्मर हो, चाहे वो बंदा बॉटम परफॉर्मर हो। अब ये चीज मुझे मंजूर नहीं थी यार। मुझे क्या चाहिए था कि मैं हार्डवर्क करूं, मैं घिस के एकदम अच्छे से मेहनत करूं, लेकिन फिर उसके बदले में ग्रोथ भी अच्छी मिले, है ना। यानी कि रिवॉर्ड होना चाहिए हार्डवर्क पे, रेदर देन कि कंपनी की पॉलिसीज में फंस के रह गए कि रिगार्डलेस आप कितनी भी मेहनत करो, आपकी ग्रोथ तो इसी रेट से होने वाली है। ठीक है, अब ये देखो यार कि जब मैंने ये चीज डिसाइड की, तो मैंने क्या किया, फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे जो है ना प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए। मुझे जो है ना प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए, इसीलिए मैंने प्राइवेट सेक्टर को प्रेफरेंस दिया। अब मैं क्वालकॉम में ज्वाइन तो कर गया, लेकिन जब मैं क्वालकॉम के अंदर 1 साल काम किया 2013 से लेके 2014 तक, तो 1 साल के अंदर मुझे इतना तो समझ आ गया कि भैया इंडिया के अंदर वेदर यू आर इन अ प्राइवेट जॉब और यू आर इन अ गवर्नमेंट जॉब, आपको करना वही है बेटा जो आपके सीनियर्स कह रहे हैं। आपको जितनी जिम्मेदारी असाइन कर दी गई है, आपको जो प्रोजेक्ट असाइन कर दिया गया है, यू हैव टू वर्क ओनली दैट मच। तो मैंने क्या सोचा यार कि दोबारे से ना अपन गेट 2014 देते हैं। क्योंकि मैंने ये सोचा, ये जब मैं क्वालकॉम में काम कर रहा था ना बेटा, तो इसमें क्या होता था, 5 डेज मेरा जॉब होता था। और 2 दिन मैंने क्या किया, क्योंकि मेरा गेट में 8वीं रैंक थी, मैं 2 दिन गेट में टीचिंग करने लगा, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन पढ़ाने लगा।
अब आप कहोगे सर अचानक से टीचिंग कैसे? देखो क्या था, जब मैं अपने कॉलेज में भी था ना, तो जो समर वेकेशन विंटर वेकेशन मिलते हैं उसके अंदर मैं बच्चों को फिजिक्स पढ़ाया करता था 2009 से 13 के बीच। जब जब मैं छुट्टियों में जाता था तो मेरे मैथ्स वाले सर मैथ्स पढ़ा रहे होते थे, उनमें से कुछ बच्चे जो फिजिक्स में इंटरेस्टेड रहते थे उनको मैं फिजिक्स पढ़ा देता था। तो मेरा टीचिंग की तरफ इंक्लिनेशन तो था, लेकिन जब मैं जॉब में एकदम सफोकेटेड फील करने लगा यार, एकदम रोबोटिक फील होने लग गया कि सुबह जाओ शाम को आओ, जितना काम बताया गया उतना कर लो, चाय पी लो खाना खा लो अपना चिल करो। जब मुझे ये चीज जमी नहीं तो मैंने सोचा यार चलो अपन टीचिंग करते हैं, टीचिंग में थोड़ा टाइम पास तो होगा। तो मैं टीचिंग करने लग गया। अब मुझे ये लगा यार कि जब मेरे को टीचिंग में मजा आ रहा है, मैं टीचिंग एंजॉय कर रहा हूं, तो टीचिंग तो मैं गवर्नमेंट जॉब के साथ भी कर सकता हूं ना। फिर मैं प्राइवेट में क्या कर रहा हूं? मैं प्राइवेट में आया ही सिर्फ इसलिए था कि मुझे सीखने मिलेगा। प्राइवेट में मैं आया ही इसलिए था क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी पे काम करने मिलेगा, लेटेस्ट रिसर्च करूंगा, सारी चीजें बहुत सारी उम्मीदें लेके आया था। लेकिन जब उनमें से एक भी चीज फुलफिल नहीं हो रही और मजा टीचिंग में आ रहा है, तो टीचिंग सरकारी नौकरी के साथ करते हैं। कम से कम सरकारी नौकरी में 10 तरह की फैसिलिटी होंगी, जॉब सिक्योरिटी होगी, तो कम से कम एक तरफ से तो फिक्स रहेंगे, एक तरफ से चिल रहेगी ना लाइफ। फिर अपन टीचिंग पे फोकस कर सकते हैं। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने ना 2014 में दोबारे गेट दिया। गेट 2014 मैंने दोबारे दिया और इस बार क्या हुआ, मेरा रैंक आया AIR 1। ठीक है जितेन, एक बार सेशन का टाइटल चेक करो, कहीं पे आस्क मी एनीथिंग लिखा है क्या? तो मेरा गेट 2014 में AIR आया 1। अब मुझे इतना तो समझ आ गया बेटा, फर्स्ट रैंक आ गया है तो मैं जिस किसी PSU में चाहूंगा मुझे नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि जब मेरा 8वां रैंक भी था ना, तो मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं हुआ था इंडियन ऑयल के अंदर, बट मैं फिर भी सिलेक्ट हो गया था। तो जब मैं 8वीं रैंक पे सिलेक्ट हो गया तो पहली रैंक पे तो हो ही जाऊंगा, राइट? तो अब मैंने अपने दोस्तों से पूछना शुरू किया, भाई तुम कौन सी PSU में काम कर रहे हो? मेरे कॉलेज के काफी बच्चे ऑलरेडी PSU में थे। तो मैंने पूछा भाई कौन सी PSU में काम कर रहे हो, कैसा वर्क कल्चर है, कहाँ मुझे जाना चाहिए? अब उन लोगों ने जो मुझे बताया वो मेरे लिए कंप्लीटली शॉकिंग था। मैं तो प्राइवेट जॉब से ही परेशान था, वो सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब से परेशान थे। अब आप सोचो, जब भाई मैं गवर्नमेंट में जाने का सोच रहा हूं और मेरा दोस्त जो गवर्नमेंट में काम कर रहा है वो गवर्नमेंट जॉब से ही परेशान है, तो जाने का फायदा क्या? राइट? जाने का फायदा ही क्या हुआ फिर? तो अब यार मैं बड़ा कंफ्यूज कि प्राइवेट में कंटिन्यू करें या गवर्नमेंट में जाएं। गवर्नमेंट में भी लोग खुश नहीं है, प्राइवेट में भी लोग खुश नहीं है, इधर कुआं उधर खाई वाली बात हो गई। तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि यार मैं ना फुल टाइम टीचिंग करूंगा। पहले मैं सोचता था पार्ट टाइम टीचिंग करूंगा, फिर मैंने सोचा यार फुल टाइम टीचिंग करेंगे अपन ना, अपना इंस्टीट्यूट डालेंगे। तो मैंने 2014 के अंदर अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की बेटा, क्रिएट्रिक्स। अब इनिशियली इसको मैंने जो स्टार्ट किया ना, एज ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे तो यार बस देखो टीचिंग का ही अंदाजा था। मुझे तो बस क्या है, टीचिंग का ही अंदाजा था। तो मैंने सोचा यार टीचिंग ही करते हैं। इस समय पे क्या हुआ कि जब मैंने 2014 में मेरा फर्स्ट रैंक आया ना, तो जैसे फर्स्ट रैंक पब्लिक हो जाता है, मतलब फर्स्ट रैंक काफी बच्चों को पता चल जाता है कि फर्स्ट रैंक किसका है। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों का फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लग गया, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आने लग गए। अब देखो मैं हर बच्चे को तो अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड नहीं कर सकता था, राइट? मैं हर बच्चे को जब अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड नहीं कर सकता था, हर बच्चे को अपने से कनेक्ट नहीं कर सकता था, मैंने क्या किया ना, मैंने सोचा इन सारे बच्चों को एक ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। तो मैंने ना एक फेसबुक ग्रुप बना दिया उस समय पे। इसका मैंने नाम रख दिया था गेट एस्पिरेंट्स। मैंने वहां पे फेसबुक ग्रुप क्रिएट कर दिया कि भाई जिस किसी को गेट के लिए गाइडेंस चाहिए आप इधर आ जाओ। क्योंकि देखो यार, मेरी फ्रेंड लिस्ट में ऐड होने का क्या सेंस है? यू आर नॉट माई फ्रेंड, यू आर माई स्टूडेंट, है ना? आपको मुझसे गाइडेंस चाहिए। और क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉब्लम बच्चों की कॉमन होती है, ज्यादातर बच्चों का सेम क्वेश्चन होता है, तो उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्लियर करते हैं। 1 to 1 तो मैं 1000 बच्चों का रिप्लाई नहीं कर सकता ऑब्वियसली। अब इस पे हमने क्या किया, इस पे हमने डाउट सॉल्व करने शुरू किए और बच्चों के कंसर्न सुनने शुरू किए। अब मैंने ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट कर लिया था बेटा जुलाई 2014 में, लेकिन मुझे क्या समझ आया कि मैक्सिमम बच्चा जो है ना, दिल्ली ट्रैवल करके तो नहीं आ सकता। देश के अलग अलग हिस्सों में बच्चा है, नॉर्थ ईस्ट में भी है,
गुजरात में भी है, साउथ में भी है, महाराष्ट्र भी है, बहुत जगह बच्चा है। अब ये सारे बच्चे चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन, लेकिन ये क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए ट्रैवल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैक्सिमम बच्चा तो कॉलेज में है। अब कॉलेज वाला बच्चा कैसे दिल्ली आ सकता है रेगुलर क्लासेस के लिए? पॉसिबल ही नहीं है। तब हमने क्या किया, तब हमने इस कंपनी को कन्वर्ट किया एक एडटेक कंपनी में। हमने सोचा यार ये प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी से ही सॉल्व हो सकती है। अब हमने जब एडटेक कंपनी में इसको कन्वर्ट किया तो हमने बहुत सारे प्रोडक्ट बना दिए, जैसे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, ये हमने स्टार्ट कर दिया भाई। ठीक है, फिर आप जानते हो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स होता है बेटा, स्टडी मटेरियल हमने लॉन्च कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे रिवीजन मटेरियल लॉन्च कर दिया कुछ शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में। हम लोगों ने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी। ठीक है, टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी। तो ये सारी चीजें लॉन्च करके हमने इस कंपनी को एक एडटेक कंपनी में कन्वर्ट कर लिया। बट हाँ, एट द सेम टाइम हमने ऑफलाइन कभी नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं हुआ कि हम ऑफलाइन क्लासेस बंद करके पूरा एडटेक में शिफ्ट हो गए। ऑनलाइन कम ऑफलाइन क्लासेस हमारी चल रही थी। जो बच्चे आ सकते हैं ट्रैवल करके वो आ जाएं, और जो नहीं आ सकते वो हमारे साथ ऑनलाइन मीडियम में जुड़ जाए। अब आप ये देखो बेटा कि 2014 के अंदर जो हमारा फर्स्ट ईयर था, उस साल हमारे पास ना सिर्फ 7 बच्चे आए। और पता है हमारा एनुअल रेवेन्यू कितना था? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहा हूं तो ये सारे फिगर्स वगैरह भी मैं डिस्कस करूंगा। एनुअल रेवेन्यू जो निकल के आया हमारा, वो आया 2.25 लाख रुपए। अब आप सोचो, एक कंपनी अगर पूरे साल में 2.25 लाख रुपए कमाती है, तो आप तो ये सोचोगे यार क्या ही कर लिया। मतलब जिस समय पे पता है मैंने नौकरी छोड़ी थी, उस समय मेरी पर्सनल इनकम 60,000 रुपए थी। तो मतलब ये तो मेरी 4 महीने की सैलरी भी नहीं हुई जो मेरी पूरी कंपनी ने कमाई साल भर में। आप सोच के देखो, जिसमें कि कंपनी का किराया भी जाएगा, फ्लैट का किराया भी जाएगा, बच्चों को किताबें प्रोवाइड करनी है उसका भी जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जाएगा, काफी सारे खर्चे हैं, राइट? काफी सारे खर्चे हैं। लेकिन इस दौरान क्या था ना, इस दौरान हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर 2 ही टीचर्स थे, ओनली 2 टीचर्स। एक तो मैं था प्लस एक और टीचर था। तो इस चक्कर में वी मेड नेट प्रॉफिट, हम इसमें भी प्रॉफिट कर लिए, खर्चे वर्चे निकाल के भी ना प्रॉफिट हमें मिल गया। क्योंकि यार देखो, 2 तरह की कंपनीज होती हैं, एक होती है बूटस्ट्रैप्ड, एक होती है फंडेड। बूटस्ट्रैप्ड का मतलब होता है जहां आप अपना पैसा लगाएं और फिर जो पैसा आप कंपनी से कमाएं उसी को वापस से री इन्वेस्ट करें और कंपनी को और ग्रो कराएं। मतलब मैक्सिमम धंधे जो तुम देखते हो ना, चारों तरफ दुकान होती है या कोई छोटा मोटा शोरूम होता है, ये बूटस्ट्रैप्ड ही कहलाएंगे। क्योंकि ये लोग अपना पैसा लगाए हुए हैं बिजनेस के अंदर, और जो बिजनेस से कमा रहे हैं वही पैसा वापस लगा रहे हैं। अब हमारा ना यहाँ पे कोई एम नहीं था फंडिंग के लिए जाने का। और मैं बताऊं आप लोग को कि हम लोग यार इतने यंग थे, हम लोग इतने नौसिखिए कह लो, कि हमें फंडिंग का अंदाजा भी नहीं था। तीसरी चीज क्या थी कि यार एक ऑफलाइन कोचिंग को कोई क्यों फंडिंग देगा, राइट? क्लासरूम कोचिंग तो दुनिया में कई है, इंडिया में ही भर भर के हैं, गली गली में है। तो ऐसा क्या है कि हमको कोई फंडिंग दे देगा? तो इसीलिए हमारे दिमाग में फंडिंग का था ही नहीं। हमको हमेशा क्या करना था, हमको हमेशा इसी बिजनेस से कमाना था, और जो कमाएंगे उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखेंगे, ज्यादातर हिस्सा बिजनेस में लगा देंगे, सीधी सी बात है। अब हमने क्या डिसाइड किया बेटा 2014 के अंदर ही कि हम एडटेक की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, 2014 से ही हमने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने स्टार्ट कर दिए। क्या कर दिया? वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग। और जैसे जैसे रिकॉर्ड होते जा रहे थे, हाथों हाथ बेचते चल रहे थे। तो यहां पे हमें थोड़ी ग्रोथ दिखनी शुरू हुई, क्योंकि जो हमारा फेसबुक ग्रुप था ना, उस पे बच्चों की काफी डिमांड थी वीडियो लेक्चर्स की, स्टडी मटेरियल की। तो ग्रोथ आनी स्टार्ट हुई। अब हमें एक और प्रॉब्लम फेस हुई भाई यहाँ पे। 2014 और 2015 में हम लोग लोकेटेड थे गाजियाबाद में। ये जो है ना, गाजियाबाद एक छोटा सा शहर है यूपी का। अब क्या होता था यार, गाजियाबाद के अंदर ना टैलेंट हायरिंग थोड़ी टफ है। क्योंकि गाजियाबाद के अंदर जो माइंडसेट है वो ये है
कि अगर अच्छी नौकरी पानी है, लाइफ में अच्छा काम करना है, तो अपने को दिल्ली शिफ्ट होना चाहिए या दिल्ली जाना पड़ेगा। और इवन बच्चे भी जब सुनते थे कि भाई गाजियाबाद पढ़ने आना पड़ेगा क्लासेस में, तो बच्चे भी घबरा जाते थे, क्योंकि गाजियाबाद थोड़ा सा क्राइम के लिए फेमस है। वो अलग बात है, देखो भगवान की कृपा से कभी मेरा सामना नहीं हुआ किसी क्राइम से वहां पे, लेकिन हाँ न्यूज के अंदर, मीडिया के अंदर काफी सारी ऐसी चीजें चलती रहती थी। तो हमने ये देखा यार कि हमारी ग्रोथ पे ना कहीं एक कैप लग गया। मतलब कि हम एक बैरियर को ब्रेक नहीं कर पा रहे, हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। गाजियाबाद में रह के लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैक ऑफ टैलेंटेड पीपल है। और हमारी टीम में ना उस समय पे कितने लोग थे? 3 लोग थे इस समय पे। एक मेरे साथ मेरा को फाउंडर था, एक मैं था, और एक मेरा फ्रेंड था। ये जो मेरा फ्रेंड था ना, ये हमें कंटेंट में मदद कर रहा था। हम ही 3 लोग थे, आप ये समझिए। और एक आप कह दो ऑफिस बॉय था, जिसका काम ये समझ लो क्लीनिंग करने का था, या फिर हमें अगर किताबें कुरियर करनी है, कुरियर करने का था। तो आप ये समझो, हमने जब किताबें लॉन्च की, स्टडी मटेरियल लॉन्च किया, तो हम ही लोग दुकान पे भेजते थे प्रिंटिंग के लिए, हम ही लोग उस मटेरियल को वेरीफाई करते थे, हम ही लोग उस मटेरियल पे फिर एक पॉली कवर चढ़ाते थे, पॉलीथिन चढ़ाते थे, फिर उसे पेटी में पैक करते थे। एड्रेस, आप क्या मानोगे बच्चों, छोटी छोटी चिट पे मैं एड्रेस हाथ से लिखता था, एक एक चिट पे। ठीक है, एक एक चिट पे मैं एड्रेस हाथ से लिखता था बच्चे का। और फिर ये सारे बॉक्सेस 10 12 20 बॉक्सेस जो भी ऑर्डर उस दिन के हैं, अगले दिन सुबह पोस्ट ऑफिस पे लाइन में लग के हम लोग कुरियर करते थे, स्पीड पोस्ट भेजते थे बच्चों को। स्पीड पोस्ट क्यों भेजते थे? ज्यादा रिलायबल था और खर्चा कम था, सीधी सी बात है। तो स्पीड पोस्ट किया करते थे। तो ये सारी चीजें हम लोग करते थे। और एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताऊं बेटा, जब जुलाई 2014 में हमने ये कंपनी स्टार्ट की ना, उस समय पे मैंने डे 1 जब मैं पहुंचा, तो मैंने जैसा बताया ना मेरे मैथ्स वाले सर के साथ अच्छा रिलेशन था, तो उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता था। तो उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट पे मैंने कहा कि सर क्लास मैं एक रेंट करना चाहता हूं, कि एक क्लासरूम आप हमको दे दो, हम वहां पे क्लास रन करेंगे। ठीक है, तो उनका क्लासरूम तो मैंने लिया बेटा, वो इतना गंदा कि पहले दिन बच्चे आएंगे मतलब तुरंत छोड़ के भाग जाएंगे यार। अगर आप एक घटिया सी जगह में बिठाओगे, बच्चे क्या कहेंगे, यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बेवकूफ बना रहे, चलो चलते हैं। तो उस दिन जाके सबसे पहला काम किया था सफाई। सुबह 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 मैं पहुंचा था, अर्ली मॉर्निंग 6 साढ़े 6 बजे। सबसे पहले काम किया सफाई, झाड़ू पोंछा, बेंचेस साफ करना, सब कुछ किया। तो आप ये समझो बेटा, कंपनी का जो एक फाउंडर होता है, उसका रोल क्या होता है? उसका रोल ना चपरासी से लेके सीईओ तक सारा काम उसी का होता है। जब आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हो ना, तो बहुत ज्यादा पॉश मत बन जाना कि ये काम तो मेरे लिए अच्छा है, ये मैं करूंगा, वो नहीं करूंगा, इसमें मेरा इंटरेस्ट है, ये मुझे करना चाहिए, नहीं। सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है। जो कंपनी के फाउंडर्स होते हैं, सीईओज होते हैं, उनकी जॉब ना सबसे ज्यादा थैंकलेस होती है, क्योंकि उन्हें हर किसी को सपोर्ट करना है अपनी पूरी टीम में। जो भी कहीं चीज खराब होगी, जो भी कहीं चीज फटेगी, जिम्मेदारी एक ही पर्सन की होगी। तो अब हमने देखो क्या किया, जब हमें ये प्रॉब्लम समझ आया कि यार गाजियाबाद में रह के तो अपन ग्रो नहीं कर पा रहे, तो अपन 2015 के अंदर दिल्ली शिफ्ट हो गए। अराउंड मैं कहूंगा 2016 के आसपास, बिगनिंग 2016 बिगनिंग में हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए। ठीक है, दिल्ली में साकेत में हमने ऑफिस लिया। अब यहां पे हमने हायरिंग स्टार्ट की पहली बार, क्योंकि ठीक ठाक फंड आ गए थे भाई ऑनलाइन से। टाइपिस्ट हमने हायर किए, कॉलर्स हमने हायर किए। ठीक है, स्टूडेंट सपोर्ट हमने हायर किया, जो कि बच्चों के जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसको रिजॉल्व करे, ग्राफिक डिजाइनर। और पता है हमारी टीम में ना कोई भी बंदा टेक का नहीं था। मतलब कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो कि वेबसाइट बनाना जानता हो। तो तब तक हमारी वेबसाइट क्या थी ना, हमारी वेबसाइट आउटसोर्स्ड थी। आउटसोर्स्ड मतलब हम एक थर्ड पार्टी कंपनी से अपनी वेबसाइट बनवा रहे थे। तो अब हमने क्या किया, 2017 में हमने एक और को फाउंडर को लेके आया, है ना, टेक को फाउंडर। क्योंकि हमें इतना समझ आ गया यार, एक एडटेक कंपनी के अंदर अगर टेक ही नहीं होगा तो बेकार है। एडटेक किस बात का?
एडटेक के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है ना, एजुकेशन और टेक्निकल। अब मैं तो एजुकेशन से था, मैं पढ़ाता था, मैं समझता था कंटेंट को, मैं क्लासेस को समझता था, टीचिंग को, लेकिन टेक नहीं था। तो हमने टेक को फाउंडर को हायर किया। इसके बाद हमने ना बहुत सारे टेक प्रोडक्ट लॉन्च किए। जैसे देखो, हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया अपना खुद का, फिर हमारा खुद का वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म अच्छा बन गया, काफी एडेप्टिव बन गया, जितनी भी कमियां थी वो सारी हमने सुधारी। इसके अलावा हमने एक स्टडी प्लान लॉन्च किया, डायनामिक स्टडी प्लान, वो भी टेक पे था। हमने रैंक प्रेडिक्टर लॉन्च किया। तो बहुत सारे टेक प्रोडक्ट हमने लॉन्च कर दिए। तो तब हमारी कंपनी को और ग्रोथ मिली। फिर मेरे को देखो, गेट से डिस्कनेक्टेड काफी टाइम हो गया था, तो मैं 2018 में दोबारा गेट दिया। इस बार भी मेरा फर्स्ट रैंक आया। अब इस बार फर्स्ट रैंक आया तो हमारा इंस्टीट्यूट भी काफी पॉपुलर हो गया उस टाइम पे, है ना। ऑब्वियसली पब्लिसिटी जुड़ी होती है बेटा रैंक के साथ। तो यहां पे हमें ना एक मेजर ग्रोथ देखने मिला, एक मेजर स्लोप देखने मिला इन टर्म्स ऑफ आवर रेवेन्यू। तो इस तरीके से ना हम लोग 2014 से लेके 2020 तक हम ग्रो किए। अब 2020 में क्या हुआ बेटा, 2020 में ना कोविड लॉकडाउन लगने लग गया। अब कोविड लॉकडाउन के चलते ऑब्वियसली ऑफलाइन क्लासेस को तो बंद करना पड़ेगा। दूसरा क्या हुआ, उसी समय पे लकीली कह लो, फॉर्चुनेटली कह लो, हमें एक अनअकैडमी से मेल आया दैट दे वांटेड टू एक्वायर अस, क्योंकि अनअकैडमी उस समय गेट में वाज जस्ट 1 ईयर ओल्ड। अब देखो यार, यहां पे ना सप्लाई और डिमांड मीट कर गई। कैसे? हम लोग का जो यार रेवेन्यू था वो इतना ज्यादा नहीं था, या इतना ज्यादा हमारा मार्जिन नहीं था कि हम बहुत एम्बिशियस हो सकते थे। मतलब कि अगर हम ये सोचे ना कि हम 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया कहीं इन्वेस्ट कर दें, उतना हमारे पास मार्जिन था नहीं। अनअकैडमी के पास क्या था, अनअकैडमी के पास रिसोर्सेज थे बट एक्सपर्टीज नहीं था। ऑब्वियसली देयर वाज नो एक्सपर्ट इन गेट। मैं टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूं, टीचर्स उस जमाने में भी अच्छे थे, इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट में बात कर रहा हूं। तो उन्हें मैनेजमेंट की जरूरत थी, उन्हें एक्सपर्टीज की जरूरत थी, और हमें जरूरत थी फंड्स की, ताकि जो हमारे दिमाग में आइडियाज हैं, प्लान्स हैं, वो हम एग्जीक्यूट कर पाए। आप एक सिंपल सी बात सोचो ना यार, अगर मैं अकेले भी पढ़ाता रहता जीवन भर तो मैं एक इलेक्ट्रिकल का टीचर तो बन सकता था, लेकिन क्या मैं मैकेनिकल स्टार्ट कर सकता था? क्या मैं सिविल स्टार्ट कर सकता था? क्या मैं कंप्यूटर साइंस स्टार्ट कर सकता था? कभी भी नहीं। क्योंकि इनके लिए जो भी टीचर्स, जो भी कंटेंट बनता, ऑब्वियसली दैट वुड रिक्वायर इन्वेस्टमेंट। करेक्ट? अब दो रास्ते थे, या तो हम इन्वेस्टमेंट सीख करें, हमारे पास इन्वेस्टर का भी ऑफर था, या फिर हम लोग क्या करें, हम लोग अनअकैडमी का एक्विजिशन का ऑफर ले लें और अनअकैडमी के साथ मर्ज होके काम करें। तो अब उस समय पे हमारे एक को फाउंडर को क्या लगा कि भाई उसको दूसरा धंधा करना है, उसको दूसरे बिजनेस में जाना है, तो ही वांटेड टू लीव। अब यार देखो, जब कभी कोई फाउंडर लीव करता है ना तो फंडिंग लेना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आपकी टीम ब्रेक हो रही है ना, टीम ब्रेक हो रही है, तो कोई आपको पैसा किस बेसिस पे देगा? तो देन व्हाट हैपेंड इज कि इन 2020 वी गॉट एक्वायर्ड बाय एन अकेडमी। क्या हुआ? वी गॉट एक्वायर्ड बाय अन अकेडमी, और तब से मैं अन अकेडमी का हिस्सा हूं। अब आप मेरी जर्नी से आप एक चीज नोटिस करो बेटा, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप देखो, हमें एक मुकाम पे पहुंचने में 6 साल लग गए, एक ऐसे मुकाम पे पहुंचने में जहां पे कि अपना वैल्यू बहुत अच्छा था, लेकिन इस चीज में 6 साल लग गए। तो जब बेटा आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी करते हो, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो रातों रात सक्सेसफुल नहीं होता है। कई साल ऐसे होते हैं जहां पे आपका कर्व एकदम फ्लैट लाइंड है, जहां पे आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आपको फाइट करना पड़ रहा है, आपको सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ रहा है। लेकिन एज लॉन्ग एज देखो आपका खुद का कन्विक्शन है, आपका खुद का भरोसा है आपके आइडिया पे, आपके एक तरह से आइडिया पे, आपके बिजनेस पे, आपके स्टार्टअप पे, अगर आपका ट्रस्ट है, आपको लगता है यार ये आज नहीं तो कल चलेगा, लेकिन चलेगा जरूर, तो आपको उस समय पे कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम स्टार्टअप्स में बेटा क्या होता है ना, कि जैसे ही सेटबैक आना शुरू होता है, जैसे ही थोड़ा बहुत डाउनफॉल आता है, स्पीड ब्रेकर हिट होता है, तो लोग क्विट कर जाते हैं।
अब जब लोग क्विट कर जाते हैं ना, तो ऐसे लोग लाइफ में कभी सक्सेसफुल होते नहीं। आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूं, लेक्चर दे रहा हूं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहा हूं, लेकिन ये सब किस बेसिस पे? सब सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने क्विट नहीं किया यार। बहुत बार ऐसा हुआ कि यार क्विट कर सकते थे, पहले साल 2.25 लाख रुपए बने, दूसरे साल हमारे पास मात्र 25 बच्चे आए क्लासरूम में, 7 से हमारी ग्रोथ तो हुई, लेकिन ऐसा नहीं 100 बच्चे 200 बच्चे इकट्ठा हो गए, सिर्फ 25 बच्चे हुए। छोड़ तो वहां भी सकते थे, है कि नहीं है? यार 25 बच्चे क्या होता है साल भर पढ़ाने के लिए? साल भर में 25 बच्चे बस। तो लेकिन छोड़ा नहीं। लोगों ने, बहुतों ने एडवाइस किया कि यार नहीं चल रहा है, क्या कर रहे हो, अपनी एज बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें अच्छा काम मिल सकता है, पीएसयू मिल जाएगा, सरकारी नौकरी करो, सेटल्ड जिंदगी जियो। लेकिन करना नहीं था वो चीज, करना कुछ और था, सपना कुछ और था। समझ रहे हो? तो बेटा जब आपका एक सपना होता है और आपको यकीन है कि आप पूरा कर सकते हो, तो उस समय पे इट्स द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। अब मैं कुछ चीजें आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताऊंगा। आई होप आपको मेरी कहानी सुन के अच्छा लगा हो। अगर थोड़ा सा भी एंकरेजमेंट फील हुआ है तो एक बार लाइक का बटन दबाओ, एक बार थम्स अप दो यार, अगर थोड़ा सा भी आपको एंकरेजमेंट लगा कि यार आप भी कर सकते हो। पता है जब मैं आप लोगों की एज में था ना, कॉलेज में था, मैं देखता था कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे, वो नया नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, नई नई ऐप डेवलप कर रहे हैं। उन्हें देख के आदमी खुश हो ना हो डिप्रेशन में जरूर आ जाए। क्यों? क्योंकि भाई हम तो इलेक्ट्रिकल से हैं, हम काहे की ऐप बना लेंगे, हमको तो कोडिंग भी नहीं आती थी। तो अब हमें क्या लगता था यार कि हमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे ऐप भी नहीं बनेगी, हम बिजनेस भी नहीं स्टार्ट कर सकते। तो इसीलिए उस समय पे लगता था यार इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब अपन ने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, पता है एक चीज हमें रियलाइज हुआ 1 साल 2 साल के अंदर, कि बिजनेस में ना आइडिया मैटर नहीं करता है। मैटर पता है क्या करता है? कि जिस बिजनेस में आप उतर रहे हो, उस बिजनेस का उस बिजनेस का जो एंड यूजर है, जो कंज्यूमर है, तो वो कंज्यूमर के बारे में आपको आइडिया हो। जैसे देखो, अगर कोई एडटेक कंपनी बना रहा है, एडटेक कंपनी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी। तो एक बंदा होना चाहिए जिसको टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से आइडिया है, और एक बंदा होना चाहिए जिस बंदे को एजुकेशन सेक्टर के बारे में पता है, जिसको ये पता है स्टूडेंट का माइंडसेट क्या है, स्टूडेंट की लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, और ऐसा प्रॉब्लम कितने बच्चे फेस कर रहे हैं। अगर बेटा आपको एक बार प्रॉब्लम पता है और आप उसका सल्यूशन जानते हो, उस सल्यूशन को फिर आप टेक्नोलॉजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे कि कैसे उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और इस तरह से एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनता है, एक नई चीज डेवलप होती है। ठीक है? अब जैसे देखो यार, अन अकेडमी के ही बारे में ही अगर एग्जांपल लें, अन अकेडमी ने एक चीज रियलाइज किया कि यार दुनिया के अंदर, देश के अंदर बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच पाता है, राइट? तो अन अकेडमी ने शुरुआत कहां से की बेटा? यूट्यूब से की। यूट्यूब चैनल पे उन्होंने वीडियोस डालना शुरू किया, यूट्यूब चैनल पे उन्होंने बच्चे पढ़ाना स्टार्ट किया। और जब यूट्यूब पे लाइव क्लासेस लेने लगे, खास करके यूपीएससी की मेनली, क्योंकि अनअकैडमी के फाउंडर रोमन सैनी सर हैं, ही इज अ यूपीएससी टॉपर। तो जब वो यूपीएससी का पढ़ाने लगे और उन्होंने देखा इतना भीड़ उमड़ रहा है, इतना बच्चा है जो क्वालिटी एजुकेशन की तलाश में है, तो फिर उन्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आया कि अगर इन बच्चों को ढंग से कंटेंट दिया जाए तो दे कैन ऑल्सो बी एबल टू क्रैक द एग्जाम। ठीक है? वो लोग भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो इसके लिए अनअकैडमी धीरे धीरे चीजों में स्केल किया। जब यूपीएससी में प्रॉब्लम समझ आया, बच्चा तो देश का बच्चा ही है ना, वही प्रॉब्लम गेट वाले बच्चे के साथ भी होगी, वही आईआईटी के बच्चे के साथ भी होगी, वही नीट के बच्चे के साथ भी होगी। ऐसा करके कैटेगरी बाय कैटेगरी ग्रो करते गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो दो होती है बिजनेस के अंदर। एक, आपको प्रॉब्लम समझ आना चाहिए, जिस डोमेन में आप बिजनेस कर रहे हो ना, उसका इन एंड आउट आपको चीजें क्लियर होना चाहिए। इस बिजनेस में क्या प्लस पॉइंट्स हैं और इस डोमेन में क्या माइनस पॉइंट्स हैं। जैसे अगर मैं एजुकेशन सेक्टर में उतरता हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए एजुकेशन सेक्टर में ऐसी क्या चीजें हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, जो अच्छा चल रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, और ऐसी कौन सी चीजें जो अगर हो जाएं तो ये सेक्टर और बेहतर हो सकता है। आप समझ रहे हो? तो जिस बंदे को अपने डोमेन की, अपने सेक्टर की इन एंड आउट नॉलेज होगी,
वो उस सेक्टर में इनोवेट कर सकता है। तो थोड़ा सा अगर यार एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करें तो मीनिंग क्या है? मीनिंग बेटा ना ये फ्रेंच वर्ड से आया है एंटरप्रेन्योर, विच मीन्स टू अंडरटेक। टू अंडरटेक यानी कि आप अपने अंडर एक प्रोजेक्ट ले रहे हो, आप अपने अंडर एक टारगेट ले रहे हो। क्या टारगेट ले रहे हो? कुछ बिल्ड करने का, कुछ नया खड़ा करने का, कुछ जीरो लेवल से एक लेवल तक पहुंचाने का। जैसे पता है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ना एक बात बहुत कॉमन होती है, वो होता है यार कंपनी को 0 से 1 लेके जाना और 1 से 100 लेके जाना, दोनों अलग अलग प्रॉब्लम है। तो ये जो फाउंडर होता है ना कंपनी का, इसका सबसे पहला टारगेट होता है कि ना कुछ होते हुए भी कुछ बना देना। समझ रहे हो? विदाउट एनीथिंग क्रिएटिंग समथिंग, विदाउट एनीथिंग, पहले से कुछ नहीं है, कुछ आप खड़ा कर रहे हो, कुछ आप डिजाइन कर रहे हो, कुछ आप एग्जिस्टेंस में ला रहे हो। समझ रहे हो? तो वो होता है 0 से 1 वाला फेज। जैसे अनअकैडमी ने जब यूपीएससी की तैयारी शुरू कराई, अनअकैडमी ने जब यूपीएससी का चैनल लॉन्च किया, तो देवर गोइंग फ्रॉम 0 to 1, क्योंकि अनअकैडमी था ही नहीं। अब अनअकैडमी एग्जिस्टेंस में आ गया। फिर जब इन्होंने कैटेगरी स्केल की, यूपीएससी से गेट, गेट से जेई, जेई से नीट, नीट से डिफेंस, कहीं भी गए, तो दैट वाज 1 to 100, दैट इज स्केलिंग। तो कई लोग देखो अच्छे होते हैं बेटा, जो 0 से 1 तक कंपनी को ले जाने में बहुत अच्छे होते हैं। जैसे मैं पर्सनली बोलूंगा बेटा कि मैं 0 से 1 में अच्छा हूं। आई एम नॉट सो ग्रेट फ्रॉम 1 to 100, बट आई एम गुड एट 0 to 1। कोई नई चीज स्टार्ट करनी है, 0 से डेवलप करनी है, वो मैं कर सकता हूं। लेकिन किसी चीज को अगर आप बोलो 10x करना है, 20x करना है, तो शायद उतना आउटकम आपको नहीं दिखेगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, कंपटीशन, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है? तो यार देखो, जब कभी आपको अपनी एबिलिटी, आपको अपनी कैपेसिटी समझ आ जाती है और आप उसका प्रैक्टिकल यूज करके नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, उसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। जैसे देखो, मुझे अपनी कैपेसिटी समझ आ गई थी 2014 के अंदर कि यार मैं टीचिंग कर सकता हूं, टीचिंग में मजा भी आता है और टीचिंग अच्छी भी कर लेता हूं। ठीक, मुझे अपनी कैपेबिलिटी समझ आ गई, तो मुझे अपना सेक्टर क्लियर हो गया कि मैं अगर कुछ करूंगा तो मैं एजुकेशन सेक्टर में ही करूंगा। तो अब एजुकेशन सेक्टर में अगर करना है तो एजुकेशन में बिजनेस डालना है। और जैसा मैंने आपको बताया बेटा, हमेशा से इतने बड़े बड़े सपने नहीं थे कि एक ऑल इंडिया लेवल की कंपनी खड़ी करनी है, एडटेक में जाना है, वीडियो लेक्चर बनाना है, कुछ भी नहीं था। स्टार्टिंग में सिर्फ बीज जो था, सीड जो था, वो सीड क्या था? एजुकेशन। अब उसके बाद जैसे जैसे एजुकेशन सेक्टर को एक्सप्लोर करते गए, उसके पेन पॉइंट समझ आते गए, उनको सॉल्व करते गए। तो आपका एटीट्यूड बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला होना चाहिए। अब जैसे मान लो कोई बच्चा बहुत ही अच्छा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, है ना, खास करके इलेक्ट्रिकल के कोर में, मे बी पावर सिस्टम्स में, मशीन्स में, तो वो सोचता है यार कि मुझे ना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए मशीन्स के बारे में, या मशीन्स के पार्ट्स के बारे में, छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं। जैसे मेरा ही एक दोस्त था, वो भी इलेक्ट्रिकल से ही था, उसने रिलेज का बिजनेस किया, रिले, स्विचेस, ये सब मैन्युफैक्चर करना उसने स्टार्ट किया। उसे इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। उसने मार्केट सर्वे किया कि कौन कौन सी कंपनी है जो इन स्विचेस का, रिलेज का ऑर्डर देती है, कितनी वॉल्यूम में ऑर्डर देती हैं, कितने प्राइस पे उनको रिले मिल रहा है, क्या क्वालिटी वो यूज कर रहे हैं। और ये सब एनालाइज करके उसे समझ आया हाउ ही कैन क्रिएट अ बेटर एंड अ लोअर कॉस्ट प्रोडक्ट। क्योंकि देखो इंडिया के अंदर ना सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है कॉस्ट। एक सिंपल सी बात है बेटा, जो यहां सस्ता बेचेगा वो इस मार्केट का राजा होगा, चाहे डोमेन कोई भी हो। ठीक है? क्योंकि इंडिया के अंदर लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप वाले लोग, एलआईजी और एमआईजी वाले लोग जो हैं मैक्सिमम है, एचआईजी वाले थोड़े कम है, हाई इनकम ग्रुप वाले लोग कम है। ऑब्वियसली अब जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं बेटा, आपने ये देखा मार्केट में जैसे वन प्लस आया, ठीक, वन प्लस के फोन आपने देखे, बहुत प्राइम फोन्स थे, बहुत ही मतलब पॉश, एकदम बढ़िया, एकदम हाई क्वालिटी फोन थे। 40-50 हजार का कम से कम एक फोन आता था। बट मुझे बताओ वन प्लस ज्यादा पॉपुलर हुआ या ओप्पो वीवो? बताओ, चैट में बताओ मुझे, कौन ज्यादा पॉपुलर हुआ, वन प्लस, ओप्पो, वीवो? ओप्पो और वीवो के फोन ज्यादा पॉपुलर हुए, क्यों? क्योंकि ये लोग एक बंदे के हाथ में स्मार्टफोन थमा दे रहे थे, कितने रुपए में? 4,000 5,000 रुपए में।
अब हर बंदे के हाथ में इसी का फोन है। एक लेबर क्लास आदमी भी आज टच स्क्रीन वाला फोन चला रहा है इन कंपनीज की वजह से। तो ऐसी कंपनीज वायरल हो जाती हैं। दूसरी चीज क्या होती है बेटा? इनोवेशन। इनोवेशन माने कि कोई ऐसी अगर आपको लैकिंग लगता है प्रोडक्ट में। अब जैसे देखो यार, एक जमाना वो था जहां फोटो क्लिक करने के लिए कैमरा यूज किया जाता था, है ना? फिर मोबाइल कंपनीज ने क्या सोचा, क्यों ये फंक्शनैलिटी मोबाइल में ही बिल्ड नहीं हो सकती? और अब आप देखते हो कैमरा में कितना कंपटीशन है। 100 मेगापिक्सल लॉन्च कर रहा है कोई, 180 मेगापिक्सल, मतलब पागल हो चुके हैं। समझ रहे हो? पागल हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ की क्वालिटी क्या देनी है। तो ये होता है बेटा प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना। आपका जो कस्टमर है, जो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, उसकी लाइफ में क्या दिक्कत है और कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो, दैट इज व्हाट मैटर्स। तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इनोवेटिव तरीके से करना है और लोअर कॉस्ट में करना है, दैट इज व्हाट मैटर्स। तो इनोवेशन, इफेक्टिव कंपटीशन। ठीक है। अब रिस्क बियरिंग कैपेसिटी देखो यार, जब आप कभी भी बिजनेस में उतरते हो ना, रिस्क तो है। जब पता मैं बिजनेस में उतर रहा था, मेरे सभी रिलेटिव्स ने मुझे एक ही चीज एडवाइस किया भाई, कि आप जो है ना बिजनेस मत करो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यार कम से कम नहीं तो मतलब ये समझ लो 60,000 रुपए की सैलरी वाली जॉब थी। तो सब लोग ने मुझे क्या बोला कि यार आप बिजनेस मत करो, अच्छी खासी जॉब है, क्यों छोड़ रहे हो? आज के टाइम में जॉब लगना इतना डिफिकल्ट है, आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल रही है, आप हो कि उसको लात मार रहे हो। और क्योंकि बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो ना बेटा, तो आपको गारंटी नहीं होता है बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। चलो मैं आपको थोड़ा सा एक पर्सनल लाइफ से एग्जांपल देता हूं। मेरी फैमिली में क्या था ना, मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, ठीक है, उनका गवर्नमेंट जॉब था। एक बार उनको ट्रांसफर दे दिया गया गवर्नमेंट जॉब के अंदर आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में। अब ऑब्वियसली यार जो बंदा दिल्ली का है वो नॉर्थ ईस्ट जाएगा, नहीं जाना चाहेगा कोई भी, राइट? क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट थोड़ा सा कम है, वहां पे रिसोर्सेज कम है, वहां पे लाइफ में कंफर्ट थोड़ा सा कम है। तो मेरे पापा का भी यही था यार कि परिवार से इतना दूर कैसे जा सकता हूँ, आई डोंट वांट टू गो। तो हम लोगों ने एक छोटा सा स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट किया, दैट वाज अ ग्रोसरी स्टोर। अब यार वो ग्रोसरी स्टोर चलानी मतलब वो compete नहीं कर पाया कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट। वी वर नॉट केपेबल इनफ, वी वर नॉट श्रूड इनफ। तो शट डाउन हो गया। अब लाइफ में एक बैड एक्सपीरियंस हो गया। आप लोगों की लाइफ में भी कभी ना कोई फेलियर, कोई ना कोई डाउनफॉल जरूर आया होगा। तो मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ, मेरी फैमिली के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब मेरे फादर के बाद मैं बोल रहा हूं बिजनेस स्टार्ट करने। समझ रहे हो? तो मेरे को क्या एडवाइस मिलेगा यार, कि नहीं करो, क्योंकि देयर हैज बीन अ बैड एक्सपीरियंस। तो जो भी एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो हमेशा एक रिस्क जरूर लेता है कि समथिंग माइट सक्सीड और माइट नॉट सक्सीड। बट आपको डरना नहीं, क्योंकि मैंने जैसा पहले भी बताया बेटा, इट्स द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। हम लोग जब यार क्रिएट्रिक्स में भी थे ना, हमारे पास क्या हुआ 2018 के अंदर, आई रिमेम्बर 2018 के अंदर, मतलब 2019 गेट के लिए, 2019 गेट के लिए ना हमारे पास 400 बच्चा आ गया। उससे पहले हमारे पास 80 बच्चे थे। ऑफलाइन में 400 बच्चे आ गए, 5 गुना हो गए सीधे। और बहुत सारे बच्चों को हमें लौटाना पड़ा विदाउट एडमिशन, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं था, हमारे पास जगह ही नहीं थी क्लासरूम के अंदर, तो हमें वापस भेजना पड़ा। अब ऐसे में हमने क्या सोचा यार, कि एक बढ़िया क्लासरूम बनाते हैं, ताकि अगले साल अगर ये 400 से बच्चे 1000 होते हैं तो हमारे पास सफिशिएंट स्पेस रहे। अब हमने बढ़िया पैसा इन्वेस्ट करके क्लासरूम बनाया, लेकिन अगले साल क्राउड में ग्रोथ नहीं आई मेजर, 400 से 500 600 बच्चे तक हम पहुंचे। अब वो इन्वेस्टमेंट एक तरीके से हो गया वेस्ट, करेक्ट, पैसा डूब गया। बट इस तरह के रिस्क आपको बिजनेस में अक्सर लेने पड़ेंगे। आपको अगर यकीन है कि कोई चीज हो सकती है और आप करना चाहते हो, तो आप उसे करो। मैं ये नहीं कह रहा वो हमेशा सही निकलेगा, गलत भी निकल सकता है। बट उस चीज को सोचते हुए चलो कि गलत भी निकला तो भी मेरा डिसीजन है, सही निकला तो भी मेरा डिसीजन है। तो बेटा आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, वो अनसर्टेनिटी से गुजरती हैं, दे आर अनसर्टेन। पता नहीं इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है। अब ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग एबिलिटी। तो यार देखो, जो बंदा एक कंपनी स्टार्ट करता है उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। कई लोग देखो ऐसे होते हैं, सोलो प्लेयर होते हैं, कि मैं अगर खुद से करूंगा ना मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन कंपनियां ऐसे बिल्डअप नहीं होती कि सारी चीजें आप ही करो।
आपको अपने जैसे और लोग लाने हैं, आपको टास्क और लोगों को असाइन करने हैं, आपको खुद काम नहीं करना, आपको अपनी प्रोडक्टिविटी से ज्यादा ये मैटर करता है कि आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनका 100% कैसे निकाल रहे हो, आप कैसे उनको एनेबल कर रहे हो कि वो लोग टॉप ऑफ द, एक तरह से टॉप ऑफ द मार्केट परफॉर्म करें, वो टॉप ऑफ द कंपटीशन रहे हमेशा। तो आप कैसे उनको एनेबल कर रहे हो, कैसे उनको गाइड कर रहे हो, कैसे ट्रेन कर रहे हो, कैसे उनके लिए रिसोर्सेज ला रहे हो, ये होती है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग एबिलिटी। तो आपके जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो बंदे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सभी चीजों को साथ में लेके ऑर्गेनाइज करके तब आप एक कंपनी को स्टैब्लिश करते हो। तो आपको ना हमेशा डिसीजन लेना पड़ता है रिसोर्स एलोकेशन का। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आल्सो मीन द पीपल वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं ना, वो भी रिसोर्सेज हैं। किस बंदे को क्या प्रोफाइल देनी है, किस बंदे से क्या काम कराना है, ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ती हैं। मैनेजरियल एंड लीडरशिप स्किल। तो बेटा देखो, आपको ना एक अच्छा मैन मैनेजर होना पड़ता है। मैन मैनेजर का मतलब होता है आपके अंडर जितने भी लोग हैं उनको अच्छे से मैनेज करना है, उनके इश्यूज समझने हैं, उनके इश्यूज को रिजॉल्व करना और मेक श्योर करना है कि उनका 100% फोकस काम पे हो। आपका अगर एक सपना है, आप एम्बिशियस हो कि मुझे ये चीज क्रिएट करनी है, उस सपने पे सभी लोगों को अलाइन करना है, उस सपने पे, उस एम्बिशन की तरफ ही सब लोग जाने चाहिए। दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। कि क्या सभी लोग एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है, क्या सभी लोग एक ही डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हैं। आपको इस तरह सबको लेके चलना है, क्योंकि सब लोग अगर अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे ना, तो आपकी कंपनी कभी एक डायरेक्शन में नहीं भागेगी। और लोगों से जो काम कराना है बेटा, उन्हें डरा के धमका के उनसे लड़के नहीं कराना है, उन्हें अलाइन करना है, उन्हें मोटिवेट करना है। उन्हें भी ऐसा फील होना चाहिए व्हेन दे आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन कि वो खुद के लिए काम कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन उनका भी उतना है जितना आपका है। ठीक है। तो आपके अंदर मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल होना बहुत जरूरी है। और एक अच्छा लीडर वो होता है बेटा जिसके पीछे लोग ऑटोमेटिकली चलने को तैयार हो जाएं, जिसके सपने को लोग अपना सपना बना लें, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन को लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन मान लें। दैट इज व्हाट अ गुड लीडर इज ऑल अबाउट। ठीक है। हाई लेवल नीड फॉर अचीवमेंट। देखो, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ना, वो बहुत एम्बिशियस होते हैं। उनके अंदर एक ड्राइव होता है, मुझे कुछ अचीव करना है, मुझे कुछ अचीव करना है। और बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, मतलब कोई उनसे आगे निकल रहा हो बिजनेस में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। कोई उनसे बेहतर प्रोडक्ट बना दे, कोई उनसे बेहतर ग्रोथ ले आए, कोई उनसे ज्यादा रेवेन्यू कर दे, वो बर्दाश्त नहीं होता। रातों को नींद नहीं आनी चाहिए इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर एंड समबडी इज डूइंग बेटर देन यू। अनअकैडमी के अंदर ना बेटा ये एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा है। मैं देखता हूं एक एक बंदे को रगड़ा जाता है, मतलब कि बेस्ट प्रोडक्ट बनाना है, बच्चों के लिए बेस्ट फैसिलिटीज लानी है, हर चीज में बेस्ट होना है। यूट्यूब पे बेस्ट लेक्चर्स जाने चाहिए, यूट्यूब पे बेस्ट टीम होनी चाहिए, प्लस पे आपके बेस्ट एजुकेटर्स होने चाहिए, कंटेंट का फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए, डाउट्स बच्चों के क्लियर होने चाहिए, स्टडी मटेरियल बेहतरीन होना चाहिए। आप इतना मानो अनअकैडमी सो ऑब्सेस्ड फॉर क्वालिटी, इवन कॉमा तक का एरर स्टडी मटेरियल में पॉइंट आउट किया जाता है और करेक्ट किया जाता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी मटेरियल के अंदर चेप दिया। कम से कम एक बुक बेटा 4 लेवल से पास होती है, तब वो बुक अप्रूव होती है और वो बुक बच्चों तक पहुंचती है। अब आप खुद समझो कितना ज्यादा ऑब्सेशन है दैट देयर शुड बी नथिंग बेटर देन अस इन द मार्केट। प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज। तो बेटा आपको अपॉर्चुनिटीज देखते रहना है। जैसे अब देखो, अनअकैडमी को ये चीज फील हुआ कि आईआईटी जेई और नीट के अंदर बच्चे को कहीं ना कहीं ऑफलाइन टच की नीड है। तो अनअकैडमी ने तुरंत क्या किया, ऑफलाइन सेंटर्स डाल दिए। अनअकैडमी को ये रियलाइज हुआ कि बच्चा, हर एक बच्चा प्रोडक्ट ऑनलाइन नहीं खरीद सकता। समटाइम्स बच्चों को प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरीज होती हैं, प्रोडक्ट ट्राई आउट करना होता है, काउंसलिंग चाहिए होती है। तो अनअकैडमी एक्सपीरियंस सेंटर डाल दिया अलग अलग शहरों में। समझ रहे हो। तो जहां कहीं स्कोप दिखता है, जहां कहीं प्रॉफिट दिखता है, जहां कहीं दिखता है कि आप अपने कस्टमर से अपना रिलेशन बेटर कर सकते हो, आप अपने कंज्यूमर तक बेहतर तरीके से पहुंच सकते हो, वहां आपको तुरंत उसमें पहुंचना है। यू शुड बी द फर्स्ट टू मार्केट। तो कोई अपॉर्चुनिटी दिखे, कहीं पे नीड दिखे, उस अनुसार आप अपना प्रोडक्ट बनाइए और उस प्रोडक्ट को आगे पिच कीजिए। ठीक है। अब देखो भाई क्या फर्क है मेन
जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप में, यहाँ पे आप औरों के लिए काम करते हो, एंटरप्रेन्योर खुद के लिए काम करता है। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हो, यहाँ पे आप खुद के प्लान बनाते हो। यहाँ रूटीन जॉब है, सुबह 8 से 5 का या 9 से 6 का। यहाँ आपका क्रिएटिव है, यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। अर्निंग फिक्स है, नेगेटिव कभी नहीं जाएगी। लेकिन बेटा यहाँ अर्निंग नेगेटिव जा सकती है, पॉजिटिव भी जा सकती है। देखो एंटरप्रेन्योरशिप में पैसा डूब भी सकता है, और कमाओगे तो इतना कमाओगे जितना नौकरी में कभी नहीं कमा पाओगे। तो बेटा वो ये दो धारी तलवार है, इधर भी हो सकता है रिजल्ट, उधर भी जा सकता है। यहाँ पे कभी ना वेल्थ क्रिएट नहीं होगा, मतलब कभी आप करोड़पति नहीं बन सकते जॉब में, कभी बंगला गाड़ी एक आलीशान जिंदगी नहीं जी सकते। लेकिन हाँ, यहाँ आप वेल्थ क्रिएट करते हो अपने लिए भी, और देश की ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करते हो। आप गवर्नमेंट सर्विस में जा सकते हो जॉब में, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। यहाँ आप इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो, ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, या कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं। ठीक है, अब देखो कुछ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स यार। अजीम प्रेम जी, ही इज द चेयरमैन ऑफ विप्रो टेक्नोलॉजीज। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनीज, और इनको पद्म भूषण अवार्ड किया गया बेटा 2005 में। और ये कंपनी इंडिया से ही जन्मी है, इंडिया में ही स्टार्ट हुई है। ठीक है, धीरू भाई अंबानी, मेरे हिसाब से सभी बच्चे जानते होंगे। रिलायंस आज कितनी बड़ी कंपनी है, मुकेश अंबानी कितना बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन बेटा बीज किसने बोया था? द लेट धीरू भाई अंबानी। इन्होंने इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी स्टार्ट की। ठीक है, जेआरडी टाटा, टाटा की गाड़ियां, टाटा के बिजनेसेस इतने ज्यादा हैं, जैसे टाटा का आप ये देखो कितनी सारी कंपनीज हैं। टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, टाटा के कपड़े अलग आते हैं, जूडियो उनका ब्रांड है। ठीक है, और भी बहुत सारे टाटा के ब्रांड्स हैं, नॉट ओनली द कार्स। अब एयर इंडिया भी टाटा चला रहा है। ठीक है, तो टाटा बहुत सारे बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, और इतना बड़ा बिजनेस किसने स्टार्ट किया? जेआरडी टाटा ने। तो बेटा ये मुकाम है जो आप पा सकते हो इफ यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। लेकिन आपको फ्लो समझना होगा, एक डोमेन ऐसा होना चाहिए जहां आपको इन एंड आउट नॉलेज है, वहां प्रॉब्लम फिगर आउट करो और उस प्रॉब्लम का एक इनोवेटिव सोल्यूशन ढूंढो। अगर ऐसा कर पाओगे, यू कैन बी अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर। और अपने साथ को फाउंडर्स जोड़ो, ऐसे लोग जोड़ो जिनके पास वो स्किल सेट है जो आपके पास नहीं है। जैसे मैंने जब को फाउंडर बनाए थे, एक बंदा मैनेजमेंट में, बिजनेस में बहुत अच्छा था, मैं एजुकेशन में बहुत अच्छा था, और मेरा तीसरा फाउंडर टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा था। तो जब सबके अलग अलग स्किल सेट मिलके सब एक साथ काम करते हैं ना, तो आप चीजें नेक्स्ट लेवल पे कर पाते हो। ठीक है, एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों। मैं चाहूंगा आप में से कुछ लोग डेफिनेटली इस जर्नी को लें, कुछ लोग डेफिनेटली इस तरफ भी जाएं, और फिर लाइफ में मचाएं। और जो लोग नौकरी पाना चाहते हैं बेटा, उसके लिए तो अनअकैडमी है ही। आप अनअकैडमी का प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। दोनों में आपको टॉप टीचर्स मिलेंगे। क्लास में आप रेज हैंड करके टीचर से ऑडियो पे बात कर सकते हो। डाउट क्लियरिंग क्लास होती है डेली रात को, उसको अटेंड कर सकते हो। और आज का डाउट में अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो, हम वीडियो सोल्यूशन देते हैं। क्लास में जो पढ़ाया जाएगा एज अ पीडीएफ डाउनलोडेबल होगा, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होगी। बट अगर आइकॉनिक लेते हो तो एक्स्ट्रा मिलेगा क्या? घर पे स्टडी मटेरियल डिलीवर कराया जाएगा, एक कोच आपको असाइंड रहेगा जो कि टॉपर होगा, ये आपका पूरा टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी बनवाएगा, और ओपन हाउस सेशन में यू कैन इंटरेक्ट वाया ऑडियो। आपको बेटा बस क्या करना है, आपको जो भी सब्सक्रिप्शन चूज करते हो, पेमेंट के टाइम पे कोड लगा देना अंकित ESE टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड टू कम अंडर माय पर्सनल गाइडेंस। अब देखो यार, आप अगर आइकॉनिक लेते हो, 1-to-1 मेंटरशिप के क्या फायदे हैं? आप पहले से 1 घंटे पहले सेशन बुक करो अपने मेंटर के साथ, पहले से स्लॉट बुक कर लो, और अपने मेंटर से ऑडियो कॉल पे जुड़ जाओ। यहाँ पे डाउट, स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन, पर्सनल प्रॉब्लम सब डिस्कस कर सकते हो। और आप पता है फीडबैक भी मांग सकते हो इनसे, क्योंकि इनके पास आपका पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है। और अगर आप कुछ दिन के लिए गायब हो गए, तो ये लोग खुद भी आपको कॉल करके पूछते हैं इफ यू आर फेसिंग एनी इश्यूज। आप कितने सेशन ले सकते हो बेटा? जितने महीने का सब्सक्रिप्शन परचेज करोगे उससे डबल सेशंस। लेकिन कोई लिमिटेशन नहीं है कि हर महीने 2 ही सेशन करने हैं, कम ज्यादा भी कर सकते हो। पहला 30 मिनट का सेशन इंट्रोडक्टरी होता है, इसमें आप अपने मेंटर से मिलते हो, बातचीत करते हो, जानते समझते हो, और उसके बाद
आपका मेंटर आपके बैकग्राउंड को समझता है और उसी अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रैटेजी देता है। और अगर दिक्कत आ रही है सब्सक्रिप्शन लेने में, फाइनेंशियली चैलेंज हो बेटा, तो ऐसे बच्चों के लिए अनअकैडमी देता है लोन फैसिलिटी, जिसमें कि आप ईएमआई पे ले सकते हो सब्सक्रिप्शन, और इसके अंदर 0% इंटरेस्ट है। यहाँ पे आप 2 घंटे का में अप्रूव होता है आपका लोन, मिनिमम पेपर वर्क होता है, और आप फ्लेक्सिबल ड्यूरेशन में रीपे कर सकते हो। हाँ बेटा, स्क्रीनशॉट अवेलेबल है। और देखो, आपका अगर गेट का रिजल्ट देखोगे 2022 का बेटा, तो गजब तरीके का रिजल्ट है। इलेक्ट्रिकल में टॉप 10 में 6 रैंकर है, इवन फर्स्ट रैंक भी है। आपको बस अंकित ईएससी कोड लगा के ज्वाइन कर लेना है, ताकि मेरी पर्सनल गाइडेंस में आप पढ़ो। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है बेटा, इसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप हमेशा मेरे टच में रहें और इसी तरीके के वंडरफुल सेशंस आप मिस ना करें। और ये है मेरी टीम का कॉन्टेक्ट नंबर, आप कभी भी कॉल कर सकते हो अगर आपको अनअकैडमी के बारे में जानना है, तैयारी से रिलेटेड बात करनी है, या ऑफर से रिलेटेड। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको मजा आया हो। मजा आया तो बेटा एक बार जो है आप लोग थम्स अप दे दीजिए। बेटा स्क्रीनशॉट की फंक्शनैलिटी मोबाइल और लैपटॉप में वैसे ही होती है। लैपटॉप में प्रिंट स्क्रीन, मोबाइल में आपके साइड बटन से हो जाता है, तो बटन का क्या करोगे अलग से। चलो अब चलते हैं हम लोग बेटा, फिर कभी मिलेंगे इसी टाइप के सेशन में। लेट्स क्रैक इट।